नाज़रीन आदाब। नाज़रीन, एक रिपोर्ट आई कि दिल्ली हुकूमत के सरकारी महकमों में अक़लियती मुलाज़मीन की तादाद लगातार कम होती जा रही है। इसी पर मबनी है हमारा आज का ये खास प्रोग्राम। आप सबके साथ मैं हूं हिना ज़ुबैर। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। जी हाँ, एक तशवीशनाक रिपोर्ट आई कि सरकारी महकमों में अक़लियती मुलाज़मीन की तादाद लगातार कम होती जा रही है। गुज़िश्ता साल दिल्ली अक़लियती कमीशन की रिपोर्ट में इस जानिब इशारा किया गया, लेकिन हुकूमत ने इस ज़िम्न में अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं की है। दिल्ली हुकूमत के ज़ेर निगरानी 100 से ज़ायद महकमे हैं। इनमें मुख्तलिफ ज़बानों की एकेडमिया, कमीशन, सेल शामिल हैं। इनमें अक़लियतों की नुमाइंदगी ना के बराबर है। इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए अगर सिर्फ दिल्ली हुकूमत के 11 महकमों का जायजा लिया जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। SC, ST, OBC और अक़लियती महकमे, 65 मुलाजमीन में एक ईसाई। गुज़िश्ता साल के एदाद-ओ-शुमार में कोई बदलाव नहीं। डायरेक्टर ऑफ ऑडिट महकमे में कुल 7 मुलाजिम, कोई अक़लियती मुलाजिम नहीं। डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ होम गार्ड्स 115 मुलाजिम, सिर्फ 6 अक़लियती मुलाजिम, 2 मुस्लिम, 2 ईसाई और 2 सिख। गुज़िश्ता साल 110 मुलाजिम थे, 5 मुलाजमीन का इजाफा। 5 नई तकर्रियों में अक़लियती मुलाजिम नहीं। पब्लिक ग्रीवियंस कमीशन 26 मुलाजिम, सिर्फ 2 अक़लियती मुलाजिम, 1 मुलाजिम सिख और 1 जैन। गुज़िश्ता साल 4 अक़लियती मुलाजिम थे, अब 2 हैं। दिल्ली फायर सर्विस 9 मुस्लिम, 3 ईसाई, 13 सिख और 1 जैन। गुज़िश्ता साल 21 अक़लियती मुलाजिम थे, जो बढ़कर 26 हो गए। 5 अक़लियती मुलाजमीन की तकर्री हुई। दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट 716 मुलाजिम, 43 अक़लियती मुलाजमीन, 11 मुस्लिम, 7 ईसाई, 13 जैन और 1 बौद्ध। गुज़िश्ता साल 32 अक़लियती मुलाजिम थे, 11 अक़लियती मुलाजमीन का इजाफा हुआ। डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग 45 मुलाजमीन में 5 अक़लियती मुलाजिम, 2 मुस्लिम, 1 ईसाई, 2 जैन। गुज़िश्ता साल के मुकाबले 1 अक़लियती मुलाजिम की तकर्री। महकमा फूड एंड सेफ्टी 92 मुलाजिम, 4 अक़लियती मुलाजिम, 2 मुस्लिम, 1 ईसाई, 1 सिख। गुज़िश्ता साल 5 अक़लियती मुलाजिम थे, अब 1 अक़लियती मुलाजिम कम हो गया। शुमाली दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 24 मुलाजमीन में सिर्फ 1 अक़लियती मुलाजिम। नहीं, हम उनसे दोबारा सवाल करेंगे कि भाई आपने पिछले साल के तनासुब से इस साल कितने आपने उसमें बेहतरी लाए हैं, और अगर नहीं लाए हैं तो क्यों नहीं लाए हैं। और आगे हम पूछेंगे उनसे कि भाई आप जो है क्या इसके सिलसिले में इसको बेहतर बनाने के लिए आपकी क्या प्लानिंग है। अगर वो जवाब नहीं देंगे या हम उनके जवाब से तसल्ली हमको नहीं हो रही है तो उनके अफसरान को यहाँ पे तलब करेंगे, और उसके अलावा हम उनको रिकमेंड करेंगे। इसके अलावा कोई कमीशन के पास पावर नहीं है कि हम जाकर के अपॉइंट करना शुरू कर दें। महकमे पुलिस में भी अक़लियतों की नुमाइंदगी बहुत कम है। दिल्ली पुलिस में 77,427 मुलाजमीन, 3,035 अक़लियती मुलाजमीन, कुल तादाद का सिर्फ 3.91%, 1,388 मुस्लिम मुलाजमीन यानी 1.79%, 697 ईसाई यानी 0.9%, 856 सिख मुलाजिम यानी 1.1%, 10 जैन मुलाजिम यानी 0.01%। यहाँ पे रिक्रूटमेंट में बल्कि पैन इंडिया जो हमारी पॉलिसी है उसमें देयर इज़ नो रिजर्वेशन इन द नेम ऑफ रिलीजन। तो ये तो मेरिट बेस्ड रिजर्वेशन है और ओपन टेस्ट होता है। और ये देखा गया है कि जब रिक्रूटमेंट होती है दिल्ली में, दिल्ली पुलिस के लिए, तो दिल्ली से कैंडिडेट्स कम आते हैं और पेरीफरी जो दिल्ली की है वहाँ से कैंडिडेट्स ज़्यादा आते हैं। और पहले अगर रिक्रूटमेंट हुई है तो मेनली सारी रिक्रूटमेंट दिल्ली में ही हुई है। हालांकि
इस साल दिल्ली पुलिस में 42 अक़लियती मुलाजमीन की तकर्री हुई है, लेकिन ये तकर्रियां महकमे पुलिस में अक़लियतों की नुमाइंदगी में इजाफे के लिए नाकाफी हैं। और इसमें कोई जो अब ये रिपोर्ट आ गई है, इससे वो मज़ीद पता चलता है। हमें ये तो ज़रूर समझना चाहिए कि सरकार चाहे पहली हो चाहे अब हो, नीयत ठीक नहीं है, वो लोग कुछ करना नहीं चाहते। और हमारे पास भी मुद्दे जितने हैं उनमें हम शायद इस मुद्दे को वो अहमियत नहीं देते जिसकी इसको ज़रूरत है। पुलिस कांस्टेबल के लिए भर्ती होने वाली है, तो पुलिस कमिश्नर साहब को ये चाहिए कि जो मुस्लिम इलाके हैं वहाँ अपनी टीम पहले से भेज करके वहाँ एक सेंसिटाइज कर दें कि भाई देखिए भर्ती होने जा रही है, उसमें ये रिक्वायरमेंट है, आप लोग बड़ी तादाद में अप्लाई करिए और उसके लिए जो तैयारी करनी है उस तरह से तैयारी कर लीजिए। और वहाँ एनरोल करने के लिए वो जो ये एम्प्लॉयमेंट वो ऑफिसेज होते हैं उनमें स्पेशल ड्राइव चलाया जा सकता है। कोई रिजर्वेशन की बात नहीं हो रही है, लेकिन एफर्मेटिव एक्शन बहुत तरीके से हो सकता है। दिल्ली मेट्रो में अक़लियतों की सबसे बुरी हालत है। 8,524 कुल मुलाजमीन, 283 अक़लियती मुलाजमीन, 184 मुस्लिम, 29 ईसाई, 36 सिख, 29 जैन। गुज़िश्ता साल अक़लियती मुलाजमीन की तादाद 183 थी, इस साल तादाद 184 हुई। दिल्ली के इन 11 सरकारी महकमों में 89,121 मुलाजिम हैं, जिनमें सिर्फ 3,407 अक़लियती मुलाजिम काम कर रहे हैं और इस तादाद में सिर्फ 1,598 मुस्लिम मुलाजिम शामिल हैं। दिल्ली में अक़लियतों का अलमिया ये है कि उनके नाम पर सियासत तो खूब होती है। सिख फसादात की बात हो या मुसलमानों के तुष्टीकरण के नाम पर राजनीति, लेकिन हकीकत यह है उनको वो हिस्सेदारी कभी नहीं मिल पाती जो मिलनी चाहिए। कैमरामैन रमेश रत्नागर के साथ खुर्रम शहजाद, ETV न्यूज़, दिल्ली। और नाज़रीन, इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली में मौजूद है खुद हमारे साथी खुर्रम शहजाद और उनके साथ कुछ खास मेहमान भी हैं। खुर्रम, आपके पास आना चाहेंगे। अक़लियती कमीशन की रिपोर्ट आ गई, ठीक बात है, लेकिन आगे क्या? आगे सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये हालात क्यों हुए। आज हम इसी बात का जायज़ा लेंगे और पूछेंगे, कई तरह के सवाल पूछेंगे और ख़ास तौर से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे हालात जो अब हो गए हैं वो क्यों हुए, उनके असबाब क्या हैं। मुसलमानों की तरफ से कमियां रहीं या दूसरे जो असबाब हैं, सियासी असबाब हैं, उनका भी हम जो है जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं शाहिद अली एडवोकेट हैं, मैं सीधे उनसे सवाल पूछूंगा कि एक वक्त था कि मुसलमान जब आज़ादी का वक्त था तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ये कहा कि हमें रिज़र्वेशन नहीं चाहिए। आज मुसलमानों की तरफ से रिज़र्वेशन की बात होती है। दिल्ली सरकार में 4% से भी कम अक़लियतों की नुमाइंदगी है। मैं मुसलमानों की नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ अक़लियतों की कह रहा हूँ। ये हालात क्यों, किसे ज़िम्मेदार मानते हैं और रिज़र्वेशन क्यों जिसको आपने आज़ादी के वक्त ठुकरा दिया था? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आप ठुकराने की बात कर रहे हो ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा गलत बात रही, गलत फैसला रहा उन लीडरान का जिन्होंने इसको ठुकराया। उससे पूरी कौम सफ़र हुई और सफ़र इस कदर हुई कि जस्टिस सच्चर ने जो पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, यानी पूरे मुल्क में एक ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेशन की, हर तरीके से इन्वेस्टिगेशन की, उस इन्वेस्टिगेशन के बाद ये लिखा है, जो कंक्लूज़न है कि मुसलमानों का स्तर हमारे दलित भाइयों से नीचे चला गया है। तो एक ये बहुत बड़ी बात है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया था। मुसलमानों को इन द सेंस कि तमाम दलितों को रिजर्वेशन दिया गया था, कोई धर्म के आधार पर रिजर्वेशन रोका नहीं गया था। लेकिन 26 अगस्त 1950 को एक ऑर्डिनेंस ला करके मुसलमानों को उस रिजर्वेशन के हक से वंचित कर दिया और वो जो ऑर्डिनेंस है आज तक पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ है। तो आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन नहीं मिला इसलिए ये हालात हैं? रिजर्वेशन नहीं मिला ये एक वजह है। दूसरी वजह जो पढ़ाई लिखाई की चीज़ें हैं, जब रिजर्वेशन नहीं होगा तो पढ़ेगा कहाँ से बच्चा। जैसे कि कोई भी अगर अपने बच्चे को पढ़ाता है तो उसमें एक चीज़ होती है कि इसको नौकरी तो मिलेगी नहीं, क्यों पढ़ा रहे हो आप। एक जो इसमें बहुत बड़ी वजह रही कि वक्त आज़ाद नहीं हुआ,
वक्फ आज़ाद नहीं हुआ कि वक्फ प्रॉपर्टी की खुर्द वुर्द होती रही, उसका जो इस्तेमाल होना था वो नहीं हुआ। अगर सिर्फ वक्फ आज़ाद हो गया होता और वक्फ प्रॉपर्टी मुसलमानों को मिल गई होती तो मैं सच बता रहा हूँ रिजर्वेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपने रिजर्वेशन भी नहीं दिया, आपने उनको पढ़ने भी नहीं दिया। आपने जो हमारे बाप दादा वक्फ छोड़ गए, और अगर हम पढ़ लिख जाएंगे या हम तरक्की करेंगे तो पूरा मुल्क तरक्की करेगा। किसने पढ़ने नहीं दिया आपको? आप पढ़ने के लिए आज़ाद थे, सारे स्कूल थे, कॉलेज थे, यूनिवर्सिटियाँ हैं, सबके लिए हैं। यही आपकी बात गलत है कि किसने आपको नहीं पढ़ने दिया। जब आप हालात ऐसे बना देंगे कि मैं 2 वक्त की रोटी कमा के लाऊं, मेरे जो बच्चे हैं मैं उनके मुंह में किसी तरह से अन्न का दाना डालूं या मैं उनके ऊपर पढ़ाने के लिए खर्च करूं। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं। जब मुझे पढ़ाया जा रहा था बचपन में, मैं ननिहाल में अपनी पढ़ा था, तो उनसे लोग कहते थे मेरे नाना से कि इसको पढ़ा क्यों रहे हो, इसे नौकरी तो मिलेगी नहीं। उनकी सोच ये थी कि पढ़ लिख के ये घास भी काटेगा, तरीके से काटेगा, लेकिन ये सोच हर आदमी की नहीं होती है। हमारे साथ बीजेपी से परवीन शंकर कपूर जी हैं। परवीन भाई, जो हालात हैं दिल्ली में 13% के लगभग मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, 4% ईसाई अल्पसंख्यक हैं, फिर 4% से कम हिस्सेदारी क्यों? जिम्मेदार कौन? देखिए, जिम्मेदार इस देश में जिन लोगों ने सत्ता संभाली है, जिन लोगों ने मुस्लिम समुदाय को भयभीत करके रखा है, जिन लोगों ने मुस्लिम समुदाय में इस फीलिंग को कल्टीवेट किया, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, पढ़ने लिखने से मैं शाहिद भाई की बहुत सारी बातों से सहमत हूँ, मगर एक बात जो इन्होंने कही कि हमारे बच्चों को पढ़ने का, देखिए गरीबी लगभग बराबर थी देश में मुस्लिम और हिंदू की आज़ादी के वक्त में। हिंदुओं के बच्चे अगर पढ़ते गए और ईसाइयों के बच्चे पढ़ते गए, मगर मुसलमानों के बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी। उसके लिए ये लोग खुद जिम्मेदार हैं, इनका समाज जिम्मेदार है। देखिए, आप एक बात मेरे को खुर्रम भाई बताएं, आपसे ज़्यादा अच्छा एजुकेशन सिस्टम शायद किसी कम्युनिटी के पास नहीं है। मदरसे, ये हमारा आरएसएस ने तो शिशु भारती बहुत बाद में लाया है। आपने क्यों नहीं आप मदरसों की पढ़ाई को मॉडर्न पढ़ाई से जोड़ के, मैं बहुत बार कार्यक्रमों में जाता हूं अनेक मुस्लिम प्लेटफॉर्म्स पे, तो मैं यही बात कहता हूं कि मदरसों की पढ़ाई को आप अपग्रेड कीजिए, उसे सीबीएसई से जोड़ने का काम कीजिए। अपने आप आपके पास तो बने बनाए स्कूल है। एक बड़ा सवाल जो शाहिद अली ने उठाया है, गरीबी का, बेरोजगारी का। जो गरीब है मुसलमान, सच्चर कमेटी का उन्होंने हवाला दिया, तो गरीब क्यों रह गया मुसलमान? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए जिम्मेदार खुद मुसलमान समाज है, जिसने सिर्फ एक भय के कारण कांग्रेस को लगातार जिताया कि अगर भाजपा आ जाएगी तो आपका बुरा हो जाएगा, आपका बुरा हो जाएगा। आप इसलिए सिर्फ एक ऐसी पार्टी को जिताते रहे। अभी इन्होंने खुद कहा कि 26 जनवरी 1950 को एक ऑर्डिनेंस आया जिसे आज तक पास नहीं किया है संसद ने। मेरे लिए ये नई जानकारी है कि इतने वर्ष तक एक ऑर्डिनेंस कैसे सरवाइव कर रहा है बिना पास हुए। मगर वो पास किसने किया था? कांग्रेस ने। ऑर्डिनेंस कौन लाया था? कांग्रेस लाई थी। एक शुरू से एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि आज़ादी का समय हो या उसके बाद का समय हो, कांग्रेस ने, उसके बाद उसे समाजवादी पार्टी ने एक्सप्लॉइट किया। आपने सीधे तौर पर कांग्रेस पर आरोप लगाया है। मैं इशरत जहां है हमारे साथ कांग्रेस से, सीधे तौर पर कहा गया कि क्योंकि कांग्रेस ने इस तरह के कानून बनाए जिसकी वजह से अल्पसंख्यक पीछे रह गए, जो हालात हैं कांग्रेस की वजह से। देखिए, मेरे जो को पैनलिस्ट हैं, मैं बड़े गौर से सुन रही थी। इस पे मैं कहना चाहूँगी कि कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन कांग्रेस की नीयत नहीं देखी कि हमेशा कांग्रेस ने जो है इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की है। उसने धर्म को या कास्ट में बांट कर लोगों को राजनीति नहीं की, और राजनीति नहीं, मैं तो कहूँगी खिदमत की। इतने सालों मुल्क की खिदमत की जिसमें सबको लेकर साथ में चले। और अगर बात की जाए कि मुसलमान खुद अपनी इस हालत के ज़िम्मेदार हैं, तो मैं पूछना चाहूँगी अपने भाई से कि मुझे ये बताया जाए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ज़्यादा स्कॉलर किसी यूनिवर्सिटी में इंडिया में नहीं निकलते हैं, लेकिन उसका मुझे ये बताइए कि कहाँ आज वो कहाँ सेटल है, कौन से महकमे में सेटल उनको किया जाता है। कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर्स देके सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के पाले में गेंद फेंकने से बात नहीं बनेगी। ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये बहुत सेंसिटिव इशू है। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि जो डिस्क्रिमिनेशन रहता है उसको ख़त्म कीजिए। और अगर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो अब ये मत भूलिए कि आप मेजॉरिटी के साथ, आपको तो गठबंधन की सरकार भी नहीं है, और अगर आप भी मुसलमानों को साथ लेके चलते या अब चलना चाहते हैं तो आपको कुछ करना पड़ेगा।
और आपको एक जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, और जिम्मेदारी के साथ अगर आप कदम उठाएंगे तो कोई काम बन पाए। परवीन साहब ने साफ तौर पर यह कहा कि मुसलमानों को का वोट कांग्रेस ने लिया, यानी मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया इसलिए वो पीछे रह गए। देखिए, लिया और दिया, मैं ये कहूँगी कि देने में जो वोटर्स थे उनकी खुद की सोच सूझबूझ थी, और क्योंकि एक ऐसी पार्टी जो इंक्लूसिव होके चलती है, इंक्लूजन की राजनीति करती है, सबको साथ लेके चलती है, तो ये कहना कि कभी तो ये मुस्लिम को अपीजमेंट पॉलिसी में गिनने लगते हैं, कभी ये कह देते हैं कि सिर्फ कांग्रेस को भय से दिया, तो कम से कम एक बात पे तो स्टैंड करें। और फिर मैं बोलना चाहूँगी कि ये सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, माइनॉरिटी को देखिए, और माइनॉरिटी में जो है हमारे सिख भाई भी आते हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, पारसी, आप सबको लेके चलिए, आप सिर्फ ये गेंद इधर से उधर और उधर से पाले में इधर डालें। एक अहम सवाल यहाँ पर उठा है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक पार्टी कहती है कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं, दूसरी पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, कहाँ है गड़बड़? आप देख लें कितना साथ कितना विकास हो रहा है। अभी लाल मस्जिद में सीआरपीएफ भेज करके कब्जा लिया 12 बीघे कब्रिस्तान का, कल माता सुंदरी कब्रिस्तान का कब्जा लिया, जबकि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स या गजट नोटिफिकेशंस ये कहते हैं कि वो वक्फ की लैंड है। तो सबका साथ सबका विकास तो समझ में आ रहा है। तुगलकाबाद कब्रिस्तान है, दिल्ली में ही है, राजधानी में, वहाँ पर गंदी नाली का पानी छोड़ दिया गया है ताकि पूरा कब्रिस्तान दफन हो जाए, और आधे से ज़्यादा कब्रिस्तान दफन हो भी चुका है। ये रही ये वाली चीज़ें। जब माननीय मोदी जी की सरकार बनी थी, उनके बनने के सिर्फ 3 दिन बाद नजमा हेपतुल्ला जो उनकी माइनॉरिटी मिनिस्टर थी, उनका पहला बयान ये आया कि मुसलमान माइनॉरिटी नहीं है। तो उनका तो इरादा और उनका सब कुछ पूरी तरह साफ साफ है। ये कहना कि साहब कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति की है, जबकि कांग्रेस ने भी वही सब काम किए हैं जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक सवाल ये है कि अगर नजमा हेपतुल्ला ने ये कहा कि मुसलमान माइनॉरिटी नहीं है, वो इतनी बड़ी तादाद में है, उससे आपको क्या इख्तलाफ होता है? अगर हम ये कहेंगे वो दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत है, तो इसमें क्या गलत क्या है? उसमें इख्तलाफ की बात यह है कि उनका जो निशाना था जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी थी और एएमयू यूनिवर्सिटी थी, या जो माइनॉरिटी इदारे हैं वो उनके पूरे निशाने पर थी कि इनके पास जो 2 ये पढ़ने की चीज़ें हैं जहाँ से पढ़ लिख लेते हैं, इनको भी ख़त्म करिए, इनका माइनॉरिटी कैरेक्टर ख़त्म करिए। जब माइनॉरिटी कैरेक्टर इनका ख़त्म होगा तो फिर आप वहाँ भी आप एडमिशन के लिए आप ये मानते हैं कि बीजेपी इस तरह के बयान देती है वो गलत है, लेकिन आप कांग्रेस को क्लीन चिट दे रहे हैं? बिल्कुल मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के, मैंने बिल्कुल साफ तौर से कहा, 1950 में जो किया वो कांग्रेस ने किया, जो कब्रिस्तान लगातार एक्वायर किए वो कांग्रेस ने किए, जो एजुकेशंस में नहीं पढ़ने दिया या जो गरीबी का एक माहौल बनाया वो सारे कांग्रेस ने किया। लेकिन ये लोग भी उसी पॉलिसी पर चल रहे हैं, बिल्कुल भी बचे हुए नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि कांग्रेस को ये बदनाम करते थे, तुष्टीकरण करते हैं, और ये अपने आप को कहते हैं कि हम सबको साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं। दोनों की सेम पॉलिसी है। एक अहम सवाल उठा है, कांग्रेस को बदनाम करके खुद तुष्टीकरण किया जाता है, तुष्टीकरण के नाम की राजनीति होती है और खुद ही तुष्टीकरण कर दिया जाता है। क्या तुष्टीकरण किया हमने? आप एक एग्जाम्पल बताएं कि हमने किसी का भी रिलीजन के आधार पर तुष्टीकरण किया? एक भी एग्जाम्पल मेरा कोई साथी बताए, हम उसका जवाब देंगे। दूसरी बात, मैं शाहिद भाई को एक बात कहना चाहूँगा, और मैंने ये अभी पीछे एक अन्य टीवी चैनल में भी एजुकेशन पे मुस्लिम्स की डिबेट हो रही थी, वहाँ बोला, शाहिद भाई मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मेरा बेटा जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा है और एक शानदार इंजीनियर बन के आज देश में हैं। तो इसलिए आप अगर यह सोचते हैं कि हम बीजेपी के लोग जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वजूद ख़त्म करना चाहते हैं या ख़त्म कर सकते हैं, तो ये आपकी भूल है। हम उसे बेटरमेंट की ओर ले जाना चाहते हैं, हम हमेशा मानेंगे, कम से कम मैं व्यक्तिगत तौर से ये मानता हूं कि वहां मुस्लिम बच्चों को अगर कोई अच्छी रिजर्वेशन मिलती है तो वो मिलनी चाहिए। दूसरी बात, मैं एक बहुत ज़रूरी बात है जो आपने अभी बोली, और अगर उसमें आपने सीआरपीएफ का नाम ना लिया होता तो शायद मैं उस मुद्दे को ना छूता। आपने जिस लाल मस्जिद की बात की, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, शाहिद भाई आप पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट हैं, वक्त की ज़मीनों पे झुग्गियां डालना और वक्त की ज़मीनों पे बीड़ी सिगरेट बेचने की दुकानें खुलवाना, ये कहाँ तक मुनासिब है? क्या लाल मस्जिद के बाउंड्री, मैं उस कॉम्प्लेक्स के सामने दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ा हूँ, तो मैं उस दोनों कॉम्प्लेक्सेस को जिनकी हम बात कर रहे हैं, ओबराय होटल के सामने, मुद्दे पर अगर हम रहें तो ज्यादा बेहतर होगा। देश की सीआरपीएफ एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है,
हमें उसको अलॉटेड ज़मीन के मुद्दे को कंट्रोवर्सी का भाग नहीं बनाना चाहिए। और दूसरी चीज़, वक्फ को आज़ाद किया जाना चाहिए। मैं भी उससे सहमत हूँ कि वक्फ की प्रॉपर्टीज़ का ज़्यादा उपयोग मुस्लिम्स के बेनिफिट के लिए हो, मगर साथ में क्या वहाँ पर सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू की दुकानें खुलें, झुग्गियाँ डलें, या फिर उनका कोई उपयोग प्रॉपर काम में हो। आपने एक बात कही थी, 1950 का जो ऑर्डर है कांग्रेस ने पास किया, आपने इसको सीधे तौर पर कहा कांग्रेस ने जो है अफीसमेंट की पॉलिटिक्स की। लेकिन सवाल ये है, सरकार 2 मरतबा आपकी बन चुकी है, एक मरतबा एनडीए के रूप में बनी थी और फिर अब दोबारा से सरकार है। आप लोगों ने इस कानून को क्यों नहीं इसको पास कराया, या इसका जायजा क्यों नहीं लिया, इसको ठीक क्यों नहीं किया? देखिए, मुझे ऐसा लगता है शाहिद भाई ने जो बात उठाई है, ये बात कोई बहुत ज़्यादा चर्चा में रही हो, बात नहीं है ऐसा। मगर मैं तो इसी मंच के माध्यम से शाहिद भाई से कहूँगा कि ये बात हमारे मुख्तार अब्बास नकवी जी के सामने लाएं, और अगर ऐसा कुछ है जो कि गैर कानूनी तौर पे हो रहा है तो हमारी सरकार तो उसे ठीक करने का प्रयास करेगी। शाहिद भाई, ये लोग कह रहे हैं कि हम तो ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इन्होंने खुद ये भी कहा कि मुसलमान खुद जिम्मेदार हैं। मेरे पास लिखित में मुख्तार अब्बास नकवी साहब को पिटीशन दी हुई है, लाल मस्जिद वाले मामले में भी और वक्फ को आज़ाद करने के मामले में भी। लाल मस्जिद मामले में उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, और वो वक्फ को आज़ाद करने वाला मामला है उसमें उन्होंने एक बहुत अजीब सा जुमला कहा। मैं बताना चाहता हूँ वो जुमला क्या कहा, कि शाहिद साहब आप तो बिल्कुल इसी तरह से लड़ाई झगड़े करवाना चाहते हो मुसलमानों में जिस तरह से सरदारों में होता है, क्योंकि सरदारों में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो इलेक्शन होता है उसमें उन्होंने कहा जी वहाँ पर झगड़ा होता है, तो इसमें भी झगड़ा होगा। मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का अपना इलेक्शन कमीशन है, भारत सरकार का अपना इलेक्शन कमीशन है, भारत के अंदर का डेमोक्रेसी है, हमारे सरदार भाइयों के पास डेमोक्रेसी है, हमारे पास क्यों नहीं? ये इतना अजीब सा जवाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने दिया। मैं अपने प्रिय भाई से ये दरख्वास्त करता हूँ, ये बिल्कुल कह रहे हैं वक्फ आज़ाद होना चाहिए, ये हमारे वक्फ प्रॉपर्टी को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तर्ज पे हमारा एक्ट पास करवा दें, जैसा एक्ट इनके लिए पास हुआ था 1925 में, 25 जुलाई 1925 में, जब महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि ये हिंदुस्तान की आज़ादी की हम पहली लड़ाई जीत गए हैं, उस तरह का एक्ट ही पास करवा दें। ठीक है, एक्ट पास होगा, लेकिन हमारा सवाल रिप्रेजेंटेशन को लेकर, हिस्सेदारी को लेकर के है। 4% से भी कम हिस्सेदारी है, रिप्रेजेंटेशन कैसे बने, और कम है तो क्यों है, जिम्मेदार कौन? असल हम ये सवाल उठा रहे हैं, कैसे बढ़ेगा रिप्रेजेंटेशन? देखिए, जो 4% से रिप्रेजेंटेशन कम की बात है, अगर सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशंस को कांग्रेस की सरकार ने मान लिया होता, कांग्रेस की सरकार ने इन रिकमेंडेशंस पर अमल कर लिया होता, इन लेटर एंड स्पिरिट, कुछ चीज़ों पर अमल किया, उसमें से पिक एंड चूज़ की, कुछ चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दिया। जो उन्होंने कहा रिजर्वेशन दे दीजिए, नहीं दिया। जो उन्होंने कहा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन दे दीजिए, नहीं दिया। दिखाने के लिए क्या कर दिया, हमने साहब इतनी स्कॉलरशिप दी, वो स्कॉलरशिप पहुंचती भी नहीं है उन लोगों को। सवाल कांग्रेस पर उठा है कि कांग्रेस ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू नहीं किया, पिक एंड चूज किया, कुछ चीजों को लिया, कुछ चीजों को छोड़ दिया। देखिए, ऐसा नहीं है, रिकमेंडेशन में नियरली 50 जो सजेशंस थे उन पे काम किया गया, और उन पे जो आगे की जिम्मेदारी थी कैरी फॉरवर्ड रही आगे की सरकार पर। अगर हम बात करें, अगर जैसे अभी शाहिद भाई ने बात उठाई, दिल्ली में इतने एग्जाम्पल्स दिए और अभी भी कब्रिस्तान का मुद्दा माता सुंदरी रोड पर चल रहा है, तो ये बताइए कि दिल्ली में सरकार किस पार्टी की बनी हुई है? आम आदमी पार्टी की है। और क्या उन्होंने मुस्लिम अपीजमेंट नहीं किया था? मुस्लिम वोटर पूरा एक तरफा मेजॉरिटी से जिताकर नहीं लेकर आए आम आदमी पार्टी को। आज ये बताइए, अगर रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए, जो आज का मुद्दा है, तो सेंटर में जो है वो बीजेपी है और बहुमत से है, और दिल्ली में जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है। मुझे ये बताइए, 19% जो है लगभग दिल्ली की आबादी जो है वो माइनॉरिटी है, जिसमें से 13.5% मुसलमान हैं। क्या काम किए गए? आप खुद बता रहे हैं 4% से भी रिजर्व। पास बहुत ही कम टाइम बचा है। परवीन भाई, मैं आपसे एक आखिरी टिप्पणी चाहूंगा। रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, हिस्सेदारी की बात हो रही है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू ठीक से ना करना, रिपोर्टें आपके सामने भी है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट है, सरकार के पास सब कुछ है। आप आखिरी कमेंट कीजिए, आपकी सरकार क्या करेगी? क्योंकि ये सारी रिपोर्ट्स हैं, किस तरह का ऑफर्मेटिव एक्शन की बात की गई थी, बैंकों के लोन की बात की गई थी। देखिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए और किया जाएगा, मगर मैं एक टिप्पणी से एक बात खत्म करूंगा। आइए, भाजपा के साथ आइए, भाजपा के साथ बैठिए, भाजपा के साथ मिलिए, हमारी सरकार के साथ मिलिए,
और सबको, हमारा तो एजेंडा है सबका साथ सबका। बीजेपी ने दावत दी है कि बीजेपी के साथ आइए और हम सबको साथ लेकर चलें। ये बीजेपी के मुंह से कहलवा दें कि ये वक्फ एक्ट को तरमीम करने के लिए तैयार हैं। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट की तर्ज पर वक्फ एक्ट को बनाने के लिए तैयार हैं। हम बीजेपी का साथ देंगे। बीजेपी ने दावत दी है, आप कंप्यूटर डेवलपमेंट की बात करती है, कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने की बात करती है, बीजेपी ने दावत दी हमारे साथ आइए हम डेवलपमेंट करेंगे। देखिए, एक जगह बैठकर बात की जा सकती है, लेकिन अगर आने और कबूलने की बात हो तो आरएसएस को ज्वाइन करना तो किसी भी एक समझदार इंसान के लिए बहुत बड़ा बेवकूफ़ी का स्टेप होगा। जहाँ तक दूसरी बात की जाए, मैं मांग करती हूँ दिल्ली गवर्नमेंट से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, बीजेपी से, कि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन एक्ट के सेक्शन 10 को कम से कम अगर असेस कर लें तो आज जो हालत माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन की इतनी जो पुअर है वो दिल्ली में नहीं रहेगी। वक्फ बोर्ड में बहुत सुधार आएगा, एजुकेशन और हेल्थ पे ध्यान दिया जाए, तब जाके इतनी बड़ी बड़ी बातें करें। सिर्फ ये जुमलेबाजी करना कि सबका साथ सबका विकास, इससे बात नहीं बनेगी, बल्कि मैं कहूँगी कि ज़मीनी तौर पे काम करना पड़ेगा, तब जाके कहीं, और सिर्फ मैं माइनॉरिटी की नहीं, मैं मेजॉरिटेरियन बात करना चाहूँगी कि तब जाके जो आबादी है, जो आवाम है, उसका कहीं भला हो सकेगा। बहरहाल एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, किस तरह से हिस्सेदारी मिलेगी और किस तरह से अक़लियतों की शराकतदारी होगी, क्योंकि सवाल अभी भी वही है। सबके पार्टियां दावा करती रही कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन सवाल फिर भी यही है कि कब होगा ये और किस तरह से चच्चर कमेटी और कुंडू कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जो सिफारिशात हैं उनको नाफिज करने के लिए कैसे सब कुछ किया जाएगा। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथी खुर्रम शहजाद अपने खास मेहमानों के साथ। हमारी खास पेशकश इतना ही। आदाब।